नमस्कार, दमदार दोपहर में आपका स्वागत है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को एनडीटीवी पर आगे बढ़ा लेते हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका में गौतम अडानी पर सभी केस खत्म हो गए। अमेरिका के न्याय विभाग ने ये केस वापस ले लिया है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने केस का निपटारा कर दिया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है स्क्रीन पर, अमेरिकी डीओजे ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने केस वापस ले लिए। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी केस का निपटारा कर दिया है। अमेरिका में गौतम अडानी पर सभी केस अब खत्म हो गए हैं। अमेरिका न्याय विभाग ने सभी केस वापस ले लिए हैं और अमेरिकी SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने केसों का निपटारा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका न्याय विभाग ने 2024 में ये आरोप लगाए थे। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया था, लेकिन अब अमेरिकी न्याय विभाग ने सभी केसेस को वापस ले लिया है। गौतम अडानी पर चल रहे सभी मामलों को आगे ना बढ़ाने का फैसला अमेरिकी न्याय विभाग ने किया है। अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्याय विभाग ने साफ कर दिया कि वे इस केस को अब और आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने कोर्ट को बताया कि इस केस को आगे चलाने के लिए अब और ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आरोपों को हटा दिया है। विभाग ने साफ तौर पर तय किया है कि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस केस को बंद करने के पीछे कई बड़े कारण सामने आए। अमेरिकी न्याय विभाग को मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसके साथ ही जांच के दौरान अमेरिका से सीधे कोई लिंक भी स्थापित नहीं हो सका। कोर्ट ने ये पूरा केस कानूनी जांच के दायरे में बेहद कमजोर पड़ गया और इसकी वजह से इस केस को वापस लेने का फैसला न्याय विभाग ने लिया। इस फैसले के साथ ही अब अमेरिका में चल रहे कई मामले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का सिविल सेटलमेंट पहले ही पूरा हो चुका है। FEC प्रतिबंधों का मामला भी अब सुलझा लिया गया है और अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का केस भी खारिज कर दिया गया है। देखिए, गौतम अडानी पर चल रहे अमेरिका में सभी केसेस को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इन केसेस को कोर्ट के सामने कहा कि इसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन केसेस को वो वापस ले रहे हैं। अमेरिका न्याय विभाग ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इन केसेस को वापस ले लिया है। वहीं अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन केसेस का निपटारा कर लिया है। FEC के केसेस को भी अब खत्म कर दिया गया है। इस तरह से गौतम अडानी पर अमेरिका में चल रहे सभी केस खत्म हो गए। हमारी वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर गौरी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौरी, आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर, गौतम अडानी पर अमेरिका में जितने केस लगाए गए थे सभी अब कोर्ट ने उन केसेस को खत्म कर दिया है। न्याय विभाग ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। गौतम अडानी पहले से ही कह रहे थे कि इस मामले में ऐसा कुछ घटा ही नहीं है, ये केसेस अमेरिका में चलाए ही नहीं जा सकते, और वही दलील जो है बाद में न्याय विभाग ने कोर्ट में दी। जी विकास, बड़ी खबर है और आपने जैसा कहा बिल्कुल मूल रूप से यही कारण है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने ये केसेस क्यों बंद कर दिए गए। जैसा आपने कहा, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट कि अमेरिकी न्याय विभाग को पर्याप्त सबूत नहीं मिले और जांच के दौरान अमेरिका से सीधे लिंक बिल्कुल स्थापित नहीं हुए। इस पूरी जांच में अमेरिका के न्यायिक अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठे पूरी तरह से इस जांच में, और कोर्ट में केस कानूनी जांच में कमजोर पड़ा। तो इन तथ्यों के कारण इस वजह से लीगल स्क्रूटनी जिसे कहें, उस आधार पर ये केस उतरा नहीं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के लिए, और इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका में उन्होंने ये केस आगे उसको प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है और यूएस लिंकेजेस बिल्कुल इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। एक और बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केस चलाने के लिए और संसाधन उपलब्ध नहीं है, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभिभोजन के जितने विवेकाधीन तथ्य हैं उनके ऊपर आरोप हटाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि आपराधिक केस आगे न बढ़ाने का फैसला जो लिया गया है वो इन्हीं कारणों की वजह से लिया है, और ये इम्पोर्टेंट बात है। अब आगे बात करते हैं कि इससे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो मुझे लगता है इक्वली इम्पोर्टेंट है समझना। और उसमें विकास ये बात है कि जहां तक अडानी ग्रुप की बात करें, उनके एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं उसके लिए इंडिया में, ओवरसीज में, जहां पर भी आप देखें फंडिंग को लेके और जितने एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें इस तरह का लीगल ओवरहैंग समाप्त होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनी के लिए
और उनके ग्रोथ प्लान्स के लिए, और ये हमें समझना पड़ेगा, और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हमें और बताना चाहिए। बिल्कुल, और गौरी हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर जानकारी दे रही हैं। गौरी, एक सवाल ये भी है कि ये जो आरोप लगाए गए 2024 में लगाए गए, ये बड़े कॉरपोरेट वॉर का, अंतर्राष्ट्रीय जो राइवलरी हैं उनका ही नतीजा था, क्योंकि 2 साल बाद ही ये केस कोर्ट में टिके ही नहीं, न्याय विभाग को अपने केसेस को खुद वापस लेना पड़ा। जी देखिए, ये एक ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, इस तरह से इसको पढ़ा जा सकता है, बट लेकिन जहां तक लीगल केसेस की बात है विकास, हमें ये समझना पड़ेगा कि लीगल केसेस जो हैं वो फैक्ट के आधार पे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे चलते हैं, और क्लियर तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं या सेटल किए जाते हैं। और ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि तथ्यों के आधार पर ये केस जो है आगे नहीं बढ़ा, और उसका कारण जैसे मैंने आपको बताया, ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आगे नहीं बढ़ा। इवन आप बात करें तो एक ही नहीं, जितने सारे केसेस हैं उन सब में अब जो है क्लोजर हो गया है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है समझना। SEC सिविल सेटलमेंट केस है, ये OFAC सैंक्शन का मैटर है जो सेटल हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्रिमिनल केस है जो डिसमिस हो गया है। तो तीनों जो मल्टीपल केसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, तीनों सेटल हो गए हैं या डिसमिस हो गए हैं। उसके बाद अब जहां तक ये कॉर्पोरेट राइवलरी की बात है उसको मैं नहीं पढ़ूंगी, बट लेकिन तथ्यों के आधार पर मल्टीपल केसेस जो है अब इस वक्त क्लोज हो गए हैं, और ये इस वक्त इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ी बात है जो समझनी चाहिए। बिल्कुल गौरी, जो बात आपने पिछली बार भी कही कि जो एक्सपेंशन प्लान है अब उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी अदानी समूह अपनी एक्सपेंशन प्लान को और तेज रफ्तार दे पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जैसे हम बात करते हैं कि 2 कारण होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं जिसमें एक्सपेंशन प्लान ग्लोबली इम्पैक्ट होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट और फंडिंग। अडानी ग्रुप की फंडिंग प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स बहुत सॉलिड है और बहुत डीप है। उसके बावजूद जब हम ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल फंडिंग मैटर करती है जब केसेस की बात होती है। अब ये सारे केसेस जैसा मैंने कहा या तो सेटल हो गए हैं या डिसमिस हो गए हैं। इसके बाद इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट और ग्लोबल फंडिंग, इन तीनों पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल एक्सपेंशन जो है आगे तेजी से बढ़ेगा इन सारे लीगल ओवरहैंग के समाप्त होने के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरी द्विवेदी आपका, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। खबर दे रही हैं कि गौतम अडानी पर अमेरिका में सभी केस अब खत्म हो गए हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा गौरी द्विवेदी के जरिए सबसे पहले आप NDTV पर हासिल करेंगे। और देखिए, इस खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। यतीश राजावत हैं, CEO हैं CIPP के और वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ स्वप्निल कोठारी वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यतीश राजावत आपके पास आएंगे। जो बात गौरी कह रही थी कि जो ग्लोबल फंडिंग, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर सेंटिमेंट, इन तीनों पर अमेरिका में जो केसेस खत्म हुए हैं उसका अब सीधा असर पड़ेगा, लेकिन इससे तेज रफ्तार मिलेगी अडानी समूह को। इसका मतलब ये है कि 2 साल पहले जो मुकदमे किए गए थे वो इन तीनों चीजों को इम्पैक्ट करने के लिए ही किए गए थे। देखिए विकास जी, पहले इन तीनों मुकदमे को और तीनों एलिगेशंस को कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ में देखा जाए तो बेहतर है समझना कि इसका असर क्या होगा। 3 केस थे, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का था, एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का था और तीसरा केस था ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल का। तो 2 केस के बारे में तो हम कल भी पहले भी बात कर चुके हैं कि ये केसेस रद्द हो रहे हैं और रद्द हो जाएंगे। आज की खबर ये है कि जो एक बड़ा केस था ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का, जिसमें ये चार्ज था कि कंपनी ने LPG इंपोर्ट किया है और गलती से वो LPG इंपोर्ट ईरान से हो गया है। उस समय जब ये चार्ज लगे थे तो कम से कम 7,000 कंपनियों पे इस तरह का चार्ज लगा था, जिसमें अमेरिकन कंपनीज भी इन्वॉल्व थी कि उनके रिश्ते हैं ईरानियन कंपनीज के, या ईरान से ऑयल इंपोर्ट किया है या CNG इंपोर्ट किया है या उनके बैंक खाते खुले हैं या उनको इंश्योरेंस दिया है। तो इन सब कंपनीज पे ये, क्योंकि US ने सैंक्शन लगा दिए थे ईरान पे और ईरान के साथ बिजनेस करना बंद हो गया था, तो ये नॉन US कंपनीज पे भी लागू हो गया था।
बिल्कुल। और इसमें जो इंफॉर्मेशन मांगी गई अदानी एपीजेड से और अदानी एनर्जी से कि आपने क्यों इंपोर्ट किया। अब आपको याद होगा कि एलपीजी की लगातार किल्लत चल रही थी, जरूरत थी देश को, और एलपीजी इंपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो गैस इस्तेमाल होती है वो एलपीजी है, और इसको इंपोर्ट करना सही दामों पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्राइसेस रिटेल के लिए कंट्रोल्ड होते हैं, तो बढ़ा नहीं सकते आप भाव। तो ये बैकग्राउंड या ये संदर्भ था जिसके अंदर ओपेक ने अदानी समूह पे ये चार्ज लगाया था कि आपने गलत तरीके से ईरान से ये गैस इंपोर्ट की है। इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब ये तय हुआ है कि ये इन्वेस्टिगेशन खारिज हो रही है। खारिज इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये आगे नहीं हो सकता, इसका इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं हो सकता, और अदानी ने अपनी तरफ से जो इंफॉर्मेशन और कोऑपरेशन करना था इस मामले में वो पूरी तरह से किया है। इसलिए ये केस सेटल हो रहा है, मतलब कि ये केस आगे नहीं चलेगा, और ओपेक ने मान लिया है कि ये केस एक पेनल्टी देने पे अदानी के समूह के खिलाफ सेटल हो जाएगा। अब इस केस का बाकी 2 केसेस से ताल्लुक ये है कि ये 3 केसेस मिलके एक सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे थे कि अदानी समूह अमेरिका में और अमेरिकन कंपनी से, अमेरिकन बैंक से ग्लोबल फंड रेजिंग में भी पैसा नहीं रेज कर रहा था। तो मतलब अगर कोई ग्लोबल बॉन्ड इश्यू हो रहा था जिसमें मतलब यूरोपियन बैंक थे या जापानीज बैंक थे और मिडिल ईस्ट के बैंक थे, उसमें अमेरिकी बैंक पैसा नहीं डाल पाए थे, जबकि वो पैसा डालना चाहते थे क्योंकि जिस एरियाज में अदानी समूह काम करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज हैं या रिन्यूएबल के एरियाज हैं या पावर के एरियाज हैं। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल इंटरेस्टेड रहता है ग्रोथ इकोनॉमीज में। तो ये दबाव दोनों तरफ से था। देखिए, आप समझिए इस दबाव को, क्योंकि बैंक्स, अमेरिकन बैंक्स इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे थे और वो अदानी समूह में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक लोकल दबाव भी था ओपेक के ऊपर और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर कि ये सब मामले खारिज किए जाएं। तो ये सब मामले अब खारिज हो गए हैं। अब आपका सवाल आता है जो आपने पूछा विकास जी, कि क्या इस पे क्या असर पड़ेगा इन्वेस्टर सेंटीमेंट पे और आगे की फंड रेजिंग पे। तो जो आम निवेशक है उसके लिए तो ये एक स्थिति बेहतर हो जाती है क्योंकि अब डेट रेज करना अदानी के लिए और आसान हो गया, और डेट वैसे अमेरिकन बैंक भी इसमें अब पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट चल रहे हैं देश में, आप जानते हैं अदानी समूह मतलब कम से कम 15-20% जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें पार्टिसिपेटेड है, इन्वॉल्व है। तो एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति मिलती है ये रिलैक्सेशन या ये खारिज होने से इन 3 मामलों के। ठीक है, आपके पास जी बहुत बहुत यतीश राजावत जी, आपने बहुत विस्तार से और बहुत सरल शब्दों में आम लोगों की भाषा में बात समझाई है, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि अदानी समूह पे जो मुकदमे लगे थे वो किस किस तरह के थे और कैसे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हुए। एक महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि लोकल प्रेशर भी था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे कि भाई ये जो फर्जी केस लगे हुए हैं इनको अब जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। उसके दबाव में आया भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वप्निल कोठारी, और हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ गए हैं। संगीत रागी जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं वरिष्ठ वकील स्वप्निल कोठारी जी के पास। कोठारी जी, किसी भी मुकदमे के लीगली स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके सबूत बहुत ज़्यादा मजबूत हों और स्पष्ट हों। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, उसने कोर्ट में कहा कि हमारे पास संसाधन ही नहीं है और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसका मतलब है जो सबूत थे वो थे ही नहीं। जो केसेस दर्ज किए गए वो पहले अभी वापस लिए गए दबाव में लोकल प्रेशर के, और लगता है कि पहले भी लोकल प्रेशर के दबाव में ही केस भी दर्ज किए गए। जी विकास जी, आपने बहुत सही कहा कि जब आपके पास कोई सबूत नहीं होता है तो उस केस को परस्यू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उस केस के पीछे। नहीं तो आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो, एसईसी हो, ओफैक हो,
तो इसमें क्या हो जाता है कि, और ओफेक की मैं बात जरा अलग से करूंगा, बट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एसईसी की बात मैं दोनों साथ में लेना चाहता हूँ जी। कि इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप अगर केस परस्यू करते हो, किसी भी चीज के पीछे जाते हो और किसी भी, और वो भी अदानी जैसे बड़े ग्रुप के समूह के पीछे जाते हो, तो आपके पास अगर ठोस सबूत नहीं है तो आप पे धूल उड़ सकती है और आप पे लोग उंगलियां उठा सकते हैं कि भाई आपने क्या किया, आपने क्यों इसके पीछे पड़े। और लोकल प्रेशर के अलावा भी मुझे लगता है विकास जी के पीछे डिप्लोमेटिक चैनल्स, बैक चैनल्स बहुत थे, क्योंकि अदानी ग्रुप का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा योगदान है इस देश की उन्नति के लिए। तो यहाँ से भी कई उच्चतम लोग होंगे जो के पीछे से बैक चैनल्स में ऑपरेट करते होंगे और बोलेंगे कि भाई अमेरिकन काउंटर पार्ट्स को बोलते होंगे कि भाई इसको हटाओ, ये सब क्या है, देयर इज नो मीनिंग इन दिस, सो इसको हटाइए, और आपके पास सबूत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि भाई सबूत ही नहीं, और अगर हम इनके पीछे जाएंगे तो ये हम तो हमारे साथ तो बहुत लड़ सकते हैं और बहुत तंदुरुस्ती से लड़ सकते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी न्यूयॉर्क की फर्म को भी एंगेज किया था इस चीजों के लिए। तो वहां पे लगा होगा कि चलो यार इस केस को खत्म करो, $18 मिलियन में खत्म कर दिया एसईसी ने, और डीओजी ने फिर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में जाके फाइल कर दिए वो सेटलमेंट, और वहां से भी शायद जजमेंट आया होगा या आने वाला होगा कि भाई ओके केस इज सेटल्ड। और अब रही बात ओफेक की, ओफेक के अंदर क्या है कि अगर हमने ईरान के साथ डील किया है, हमने कोई सैंक्शंस वायलेट किया है, तो वो सैंक्शंस हम पे नहीं लागू होता है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो इंडियन कंपनी। अब दूसरी बात कि अगर लागू भी होता है तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपके सैंक्शंस को वायलेट करना या ऐसे कुछ करना। तो आप जरा ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक, ज्यादा उत्तेजित होकर बात कर रहे थे और उत्तेजित होकर हमारे पे केस थोप रहे थे। तो ये केस ज्यादातर फर्जी था, और फर्जी केस को जितना जल्दी आप हटाओगे उतना बेटर रहेगा, और वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। और $275 मिलियन अदानी ग्रुप के लिए, अदानी समूह के लिए बहुत ही छोटा एक अमाउंट है कंपेयर टू कि जो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, जो आगे, और हमको तो अमेरिका के साथ डील करना ही करना है, बिजनेस करना ही है, क्योंकि आज उनका बोलबाला सबसे ज्यादा है। इस पे लौटेंगे हमारे साथ डीओ के प्रोफेसर संगीत रागी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संगीत रागी जी, जो बात स्वप्निल कोठारी कह रहे हैं कि सबूतों का और तथ्यों का मजबूत होना कोर्ट में केस टिकने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जब केस लगाए गए, ये जानना बहुत जरूरी है, तो फिर उस समय भारत की राजनीतिक परिदृश्य क्या था, इंटरनेशनली अडानी समूह के लिए किस तरह की चुनौतियां थीं, और उसमें उसके जो राइवल ग्रुप थे वो कितने मजबूत थे। उसी के आधार पर यह तय हुआ कि अमेरिका में ये केस लगे, और अब उसी के आधार पर जब परिस्थितियां बदली तो ये तय हो रहा है लोकल प्रेशर में कि अब केस वापस ले लिया जाए, क्योंकि सबूत तो है नहीं। देखिए विकास, मैं शुरू से पहले भी मैं कहते आ रहा हूँ कि ये भारत के अंदर कुछ कॉरपोरेट की बहुत ज़्यादा प्रेम है अडानी ग्रुप से, वो एक फैक्टर था। दूसरा, विदेशी फैक्टर्स इसमें हम उसको इग्नोर नहीं करें। देखिए अडानी किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और दुनिया में सोलर एनर्जी सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर के किसका ग्लोबली दबदबा है? चाइना का दबदबा है। भारत के अंदर कौन लोग इसका विरोध करने के लिए उतर रहे थे? कौन रोड अडानी का जाप मंत्र जाप कर रहे थे? ये बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इसका जिक्र करे। इंडी गठबंधन के सारे लोग भी इसके साथ नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी इसका कर रहे थे। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो ये जानबूझ करके मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप का जो ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा था एज ए बिजनेस एम्पायर के रूप में, उसको डैमेज करने के लिए एक ये काम किया गया। आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट आज बताइए आज कहां पर है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आपने देखा होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट कब लाया गया था? जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा था, और उस पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है वो पूरा का पूरा सेशन धो डाला गया। उसके बाद का भी सेशन तक जो है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है भारत में न जाने कितने अखबारों में लेख लिखे गए, कितने एडिटर्स ने एडिटोरियल इस पर लिखे। एक इकोसिस्टम है जो काम करता है, और वो इकोसिस्टम उस समय भी काम कर रहा था ताकि अडानी ग्रुप को बिलिटिल किया जा सके। और साथ साथ चूंकि सब कोई जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो वर्तमान सरकार है वो कॉरपोरेट के साथ खड़ी है। वो चाहती है कि भारत के कॉरपोरेट की दुनिया में धमक हो। यदि अडानी ग्रुप जाकर के यदि कोयले के क्षेत्र में या पोर्ट के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप बताइए किसकी धमक होगी? यदि आज एप्पल, गूगल, अमेजन यदि भारत के अंदर यदि काम कर रहे हैं,
तो किसका इंटरेस्ट वो ये प्रोटेक्ट करते हैं? बिल्कुल। क्या अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते हैं? यदि जाकर के श्रीलंका में आज जाकर के चाइना का एक अपना बंदरगाह बना चुका है, भारत सरकार वहां बंदरगाह नहीं बना सकती है, लेकिन अदानी का यदि पोर्ट वहां पर खड़ा होता है तो क्या भारत के राजनीतिज्ञों को और राजनीतिक पार्टियों को यह अधिकार बन जाता है कि अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को, जो एक कॉरपोरेट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है श्रीलंका में, वो इन्वेस्ट करके पैसा, रिस्क उसका है, तब भी आप जाकर के उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत का जो ग्रोथ है उसको आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि अडानी ग्रुप को डैमेज करें। अब किस कॉरपोरेट के कहने पर ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, ये जानकारी के विषय होना चाहिए। लेकिन सच पूछिए तो ये केस था ही नहीं, ये एलिगेशन था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने एलेज किया, वो केस नहीं बन रहा था। शुरू में कहा गया था कि बहुत सारे एसएमएस हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। कहां पर वो रिकॉर्ड्स हैं? आपको लॉयर, अडानी ग्रुप के लॉयर ने कहा कि कोर्ट में भाई आपके पास एविडेंस नहीं है और ज्यूरिसडिक्शन, दो चीजों पर सवाल उठाया और दोनों चीजों की वहां की कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये केस शुरू से ही जानबूझ करके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था और उसकी परिणति निकली कि आज के दिन में जस्ट एसईसी जो है अमेरिका का, वो इसको आगे टेक फॉरवर्ड करने की स्थिति में नहीं था। उसको लग रहा था कि हम ये केस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, एविडेंस हमारे पास नहीं है। यही बात जस्टिस डिपार्टमेंट ने वहां की बात कही कि भाई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो इसको आगे ले जाने की बात नहीं है। तो साफ साफ इसमें दिखता है कि मैं इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थियरी देखता हूं, बाकी और कोई देखे ना देखे, संगीत रागी जी, सीधे सीधे इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थियरी देखता हूं और भारत के कॉर्पोरेट की इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसमें शामिल था। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं उसी पर आते हैं। यतीश राजावत का रुख कर लेते हैं। देखिए, केवल भारत के कॉर्पोरेट ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के बड़े कॉर्पोरेट, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अदानी समूह पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर काम कर रहा है। तमाम जो चीनी, अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां हैं उनसे साथ कॉम्पिटिट करके और वहां पर अडानी समूह अपने फुटस्टेप बढ़ा रहा है। भारत की धमक भी इसके साथ ही बढ़ रही है, क्योंकि जो बात प्राइवेट कंपनीज के जरिए अमेरिका दुनिया भर में अपनी मैसेजिंग करता है, वो भारत की बड़ी कंपनियां भी दुनिया भर में अपने फुटस्टेप बढ़ा के करती हैं। और अडानी समूह चूंकि एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो राइवल कॉरपोरेट हैं वो इसके पीछे शामिल हो सकते हैं, ऐसी अंदेशा जताया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे और उनको जो तोहफे दिए गए उनके पूरे प्रतिनिधि मंडल को, वो एयरपोर्ट पर ही डंप करके वो लोग निकल आए, क्योंकि उनको ये डर था कि चाइना इनके जरिए उनकी स्पाइंग कर सकता है। वो उस एयरक्राफ्ट में नहीं ले गए। और उसी दौरान एक खबर आई कि न्यूयॉर्क में एक अवैध पुलिस स्टेशन चाइना चला रहा था, न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच, और उस मामले में कई चाइनीज नागरिकों को, जो अमेरिका के नागरिक हो गए थे, चाइनीज मूल के थे, उनको सजा भी हुई। तो अब चाइना अपने देश को, अपने कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किस स्तर तक जा सकता है ये दिखता है। बाकी यूरोपियन देश और अमेरिकी देश भी ऐसा करते हैं, यतीश राजावत जी। तो उसमें एक हिस्सा ये भी होता है कि दूसरी कंपनियों को रोक के भी अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए, और अडानी समूह उसी साजिश का शिकार हुआ। देखिए, सरकारें जब काम करती हैं तो सरकारें एक ही पहलू पे काम नहीं करती, कई पहलू होते हैं उसमें। जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए या कैसे किसी बढ़ते हुए समूह को रोका जाए क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल बैलेंस को चेंज कर रहा है। इसका एक बड़ा बेहतर एग्जांपल ये है कि चीन की एक कंपनी थी ZTE टेलीकॉम नाम की, जिसके खिलाफ भी ओफेक्स ने पेनल्टी और एक एक्शन लिया था और $1.1 बिलियन का उस पर पेनल्टी डाली थी। ZTE, आप जानते हो कि ZTE चीन की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप 3 कंपनीज में आती है और ये डायरेक्टली कम्पीट करती है सिस्को और अमेरिका की काफी सारी कंपनीज के साथ। तो इस कंपनी पे ये चार्ज लगाया था कि इस कंपनी ने गलत तरीके से ईरान में इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे हैं और वो चीनी कंपनी होने के बावजूद उस पे ये चार्ज लगा था और ये चार्ज भी ZTE ने फाइनली सेटल किया था पेनल्टी पे करके, तबकि उसका बिजनेस ईरान के साथ बहुत छोटा था, लेकिन उसको
2-3 साल तक फिर वो कंपनी यूएस में काम नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से उसके रेवेन्यू पे असर पड़ा, उसकी टेक्नोलॉजी पे असर पड़ा, उसकी कंज्यूमर पेनिट्रेशन पे असर पड़ा। तो उसी तरीके से ओपेक भी एक सरकारी तंत्र है यूएस सरकार का, जो डीप स्टेट का पार्ट है, और वो डीप स्टेट इस तरह भी इन केसेस को देखती है कि इस पे कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस पे या कंट्री की कंपनीज जो हैं जो कॉम्पिटिट कर रही हैं उन पे क्या असर पड़ता है। अगर विपरीत असर पड़ रहा है तो वो उस हिसाब से एक्शन लेती है। ओपेक की जो पेनल्टी है वो ज्यादातर सेटल हो जाती है। बस वो ये देखना चाहते हैं कि ये इन्होंने अपना जो जिस कारण से हमने इस पे पेनल्टी लगाई थी, जैसे ईरान से इन्होंने एलपीजी खरीदना बंद कर दिया है, ये कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके कंप्लायंस सिस्टम्स बेहतर हो गए हैं, और अब ये कंपनी क्या ईरान की तरफ या जो इस कंट्री के खिलाफ हमने टैरिफ या सैंक्शन लगाया उसके साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक तरह से ये टैरिफ्स का ही एक पार्ट था जिसको ट्रंप ने और अमेरिकी सरकार ने वेपनाइज कर दिया था। हो पाता। बिल्कुल। यतीश राजावत जी आपके पास आएंगे। स्वप्निल कोठारी जी हमारे साथ। स्वप्निल कोठारी जी, इस तरह के तो केस है ना दुनिया भर में, जो बढ़ती तेजी से कंपनियां हैं, बढ़ती हुई तेजी से अर्थव्यवस्था को मजबूत करती कंपनियां, उनके खिलाफ होते रहेंगे। किस तरह के स्वाभाविक तौर पर कदम लेने चाहिए ताकि इस तरह के मुकदमों से सीधे तौर पर बचा जा सके? स्वप्निल कोठारी जी, मुझे सवाल नहीं सुनाई दिया, प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। मैं ये कह रहे हैं कोठारी जी कि इस तरह के दुनिया भर की जो तेजी से बढ़ती हुई कंपनियां हैं उनके खिलाफ इस तरह की साजिश से भरे केस होते रहते हैं, लेकिन क्या बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है? किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है कि इस तरह के फर्जी केसेस से बचा जा सके? आप कितने भी सतर्क रहिए, कितनी भी कदम उठाइए, कोई भी सिक्योरिटी कीजिए, कोई भी आप एक संज्ञान लीजिए किसी भी चीज का, आपके एनवायरनमेंट का, लेकिन अगर कॉर्पोरेट वॉर्स बहुत पुरानी बातें हैं, ये चलने ही वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कब कोई रोकता है, कब आपको कोई खींच रहा है, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो लोग खींचने ही वाले, अगर आप चढ़ ही नहीं रहे तो खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट वॉर्स में होती रहती है। तो आपको ये संज्ञान रखना है, आपको अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है। आपको ये देखना है आपके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है, टीम ऑफ टॉप लॉयर्स है, आपके पास बेइंतहा पैसा है उनके पीछे खर्चा करने के लिए, कि अगर कोई ऐसी आपत्ति आ गई तो आपको उसको सुलझानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका अल्टीमेट गुडविल और रेपुटेशन जो है, आपकी जो रुतबा है, वो एक निवेशक पे डिपेंड होता है, और वही आपको आखिरकार पे करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल कोठारी जी, आपका समय की कमी है। यतीश राजावत, प्रोफेसर संगीत रागी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।